नमस्कार मित्रों, मैं कान्हा राम सैनी मेरे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान गंगा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अच संधि प्रकरण का हम अध्ययन कर रहे थे और अच संधि प्रकरण में हमने अब तक यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, पररूप संधि, पूर्वरूप संधि और दीर्घ संधि, इन 7 संधियों का विस्तृत अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में हम प्रकृति भाव संधि का अध्ययन कर रहे थे और प्रकृति भाव संधि में हमने 4-5 सूत्रों का अध्ययन कर लिया था। हमने जो पिछला वीडियो है उसमें प्रकृति भाव संधि में हमने अब तक जो ये विधि सूत्र है प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम और धूरात धूते च, यहां तक हमने अध्ययन कर लिया था। प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम ये सूत्र क्या कहता है कि यदि प्लुत हो और प्रक्रिय हो, इनके प्लुत और प्रक्रिय के बाद में यदि कोई अच हो तो उसकी क्या होती है, प्रकृति भाव होता है। वहां पर कोई संधि कार्य न होकर के वर्ण ऐसे के ऐसे रह जाते हैं। इस प्रकार से प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम सूत्र कहता है कि प्लुत और प्रक्रिय के बाद में कोई अच हो तो प्रकृति भाव होता है। और दूराधूते यह सूत्र कहता है कि दूर से आह्वान करने पर, दूर से संबोधन करने पर जो प्लुत, जो वाक्य का जो अंतिम टी है, वाक्य के टी को क्या होता है, प्लुत होता है। तो जैसे हमने उदाहरण समझा था कि आगच्छ कृष्ण, आगच्छ कृष्ण अत्र गोह चरंती, तो कृष्ण क्या था, दूर था थोड़ा, तो उसको बुलाने के लिए जो प्रयोग किया गया आगच्छ कृष्ण, तो ये दूर से पुकारा गया और ये संबोधन किया गया। इसीलिए जो कृष्ण का णय है, इस णय के अंतर्गत जो अ है इसकी क्या हो जाएगी, प्लुत संज्ञा हो जाएगी। और उसके बाद में क्या है, अत्र का अ है, तो यहां पर अ और अ मिलकर के अकय सवर्णे दीर्घ से दीर्घ हो जाना चाहिए था, लेकिन प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम इस सूत्र के द्वारा यहां पर प्रकृति भाव हो जाएगा। यह सूत्र कहता है कि प्लुत हो और प्रक्रिय हो तो वहां पर प्रकृति भाव होता है। तो यहां हमने प्लुत का उदाहरण समझा था कि यहां पर यह प्लुत है, इस प्लुत के बाद में अच है, इसीलिए यहां पर प्रकृति भाव होकर के यहां पर ऐसे के ऐसे वर्ण रह जाते हैं, यानी प्रकृति भाव संधि हो जाती है। इसके बाद में जो हमारा जो सूत्र आता है वो आता है इदुदे द्विवचनम प्रक्रियम। ये एक संज्ञा सूत्र है, एक संज्ञा सूत्र आता है हमारा, और वो सूत्र क्या है, इदुदे द्विवचनम प्रक्रियम। इदु दे इदुदे द्विवचनम प्रक्रियम। यह सूत्र क्या है, यह सूत्र प्रक्रिय संज्ञा करने वाला सूत्र है। यह सूत्र प्रक्रिय संज्ञा विधायक सूत्र है। तो इस सूत्र का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले मैं इस सूत्र का विखंडन करूंगा। इसका विखंडन करेंगे तो इस प्रकार से होगा, ईत ऊत एत द्विवचनम प्रक्रियम। इस प्रकार से इस सूत्र का विखंडन होगा। यदि हम इन सभी को मिलाएंगे तो हमारा जो मूल रूप में जो सूत्र है इदुदे द्विवचनम प्रक्रियम, यह सूत्र बन जाएगा। यहां पर जो तय है, इन तीनों तय के स्थान पर जलाम जसो अंते एक सूत्र होता है, जलाम जसो अंते, यानी पदांत जलों का जस हो जाता है। तो इस तय के स्थान पर द हुआ है, ये बाद में आएगा हमारा हल संधि में, तो वहां पर समझेंगे। यहां पर जो इतना समझे कि ईत ऊत एत द्विवचनम प्रक्रियम, ये इस प्रकार से है। तो यह सूत्र कहता है कि यदि दीर्घ इकारांत, यहां पर जो ग्रहण होगा वो दीर्घ इका ही ग्रहण होगा, क्योंकि हमने पूर्व में पढ़ा है तय पर तत्काल से। तो यहां पर तय जिन वर्णों के बाद में पढ़ दिया जाए तो उससे उसी काल का ग्रहण होगा, यानी यहां दीर्घ ई के बाद में तय पढ़ दिया गया तो ये दीर्घ ई का ही यहां पर ग्रहण होगा। ऋस्व और ई, ऋस्व ई है
और जो प्लुत ई है उनका ग्रहण यहां पर नहीं होगा। तो यहां पर दीर्घ इकारांत का ही प्रयोग होगा, ई का ही प्रयोग होगा, यानी दीर्घ इकारांत। इकारांत पहली बात। फिर उसके बाद में कह रहा है ऊत, ऊत में दीर्घ ऊ के बाद में तय पढ़ दिया गया, तो यहां भी दीर्घ ऊ का ही ग्रहण होगा, तो ऊकारांत। और फिर बाद में कह दिया गया एत, एत से यहां जो ए है उसका ही ग्रहण कर दिया गया, तो एकारांत। यहां पर ऐ का ग्रहण नहीं होगा क्योंकि यहां पर ए के बाद में तय पढ़ दिया गया, तो यहां पर क्या अर्थ हो गया, एकारांत। ये इस सूत्र का अर्थ होता है कि दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत शब्द यदि द्विवचन में हो, यानी द्विवचन में हो, तो उनकी क्या होगी, प्रगृह्य संज्ञा होगी। हम एक हम देखेंगे कि जो हरि है, हरि शब्द के यदि हम प्रथमा विभक्ति में रूप चलाते हैं तो उसके रूप बनते हैं हरि, प्रथमा विभक्ति में एक वचन में रूप बनता है हरि, द्विवचन में रूप बनता है हरि और हरिये, इस प्रकार से रूप बनता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि यह सूत्र कहता है कि दीर्घ इकारांत होना चाहिए और द्विवचन का रूप हो तो उसको क्या होती है, प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। तो यहां पर हम देखेंगे कि यह हरि है, यह द्विवचन का रूप है और दीर्घ इकारांत भी है, तो इसकी क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इसकी हरि की प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, यानी इसको प्रगृह्य कहा जाएगा। तो यहां मैं इकारांत में ले लूं, ये इकारांत का एक हमने समझा कि ये हरि, इसका ग्रहण हो जाएगा, यानी ये एक प्रगृह्य संज्ञक है। इसके बाद में और आपको उदाहरण के रूप में समझाऊं तो मुनि, उकारांत का यदि हम देखें तो इकारांत का, तो मुनि जो शब्द है उसके भी रूप चलते हैं मुनि, फिर मुनि, मुनिये, इस प्रकार से रूप चलता है। तो यहां पर जो द्विवचन का जो रूप है मुनि, ये रूप दीर्घ इकारांत भी है और द्विवचन का भी रूप है, इसीलिए इसकी भी क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, यानी इसको भी प्रगृह्य कहा जाएगा। यानी यहां पर जो मुनि है इसका भी ग्रहण हो सकता है प्रगृह्य संज्ञक के अंतर्गत। इसके बाद में मैं एक और उदाहरण लूं तो जैसे कपि है, कपि का रूप चलाएंगे तो कपि, 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 कपय, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो यहां पर जो कपि है द्विवचन का, कपि, इसका ग्रहण हो जाएगा, यानी ये द्विवचनांत भी है और दीर्घ इकारांत भी है, यानी ये द्विवचन का भी रूप है और दीर्घ इकारांत होने के कारण इसका भी ग्रहण हो जाएगा इसमें, यानी ये भी प्रगृह्य संज्ञक कहा जाएगा। तो ये इस प्रकार से अनेक रूप हमारे पास में आ सकते हैं। मैंने उदाहरण के रूप में इकारांत के 3 ही रूप बताए हैं, यानी जो हरि है यह द्विवचन का रूप है और यह दीर्घ इकारांत है, इसीलिए इसका ग्रहण हो जाएगा। मुनि है, यह भी द्विवचन का रूप है और दीर्घ इकारांत है, इसीलिए यह भी प्रगृह्य कहलाएगा। और कपि है, यह भी दीर्घ इकारांत और द्विवचन का रूप होने के कारण ये तीनों ही यहां पर ये मानो आप प्रगृह्य संज्ञक हो गए। अब एक मैं आपको और समझाऊं, एक नदी होता है, नदी, क्या इसको हम प्रगृह्य कह सकते हैं क्या? मित्रों, इसको प्रगृह्य नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहां पर जो हमारा जो सूत्र है वो कहता है इदुदे द्विवचनम, जो ये सूत्र है ये कहता है कि दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए और द्विवचन का रूप हो तो उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ये नदी है, ये दीर्घ इकारांत तो है लेकिन ये द्विवचन का रूप नहीं है, इसीलिए इसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। अब इकारांत की हमने बात कर ली, अब उसके बाद में हम
उकारांत की बात करें तो जो भानु शब्द है, भानु शब्द के यदि हम रूप चलाते हैं तो हमारे रूप बनेगा भानु, भानु, भानवय। तो यहां पर जो द्विवचन का रूप है भानु, इसका ग्रहण हो जाएगा क्योंकि ये द्विवचन का है और दूसरी बात दीर्घ उकारांत है, इसीलिए इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। तो यहां मैं उकारांत में भानु को लिख सकता हूं क्योंकि इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई है, क्योंकि यह द्विवचन का रूप है और दूसरी बात यह दीर्घ उकारांत है। फिर अब यदि हम और ऐसे ही हम और देखें तो जो गुरु है, गुरु के भी रूप हम चलाएंगे तो गुरु, गुरु, गुरुवै, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो यहां जो गुरु है यह द्विवचन का रूप है गुरु और यह दीर्घ उकारांत है, इसीलिए यहां पर गुरु का भी ग्रहण हो जाएगा, यानी यह भी प्रगृह्य कहलाएगा। इसी प्रकार यदि मैं प्रभु की बात करूं, प्रभु के भी रूप चलाऊं तो प्रभु, प्रभु, प्रभुवै, इस प्रकार से रूप चलेगा। तो यहां पर प्रभु को भी मैं लिख सकता हूं कि प्रभु भी एक प्रगृह्य कहलाएगा जो द्विवचन का रूप हो और दीर्घ उकारांत यदि वो हो तो इस प्रकार से ही हो गया। अब मैं एक ही बात करूं तो ए में यदि हम बालिका शब्द का रूप चलाएंगे तो बालिका शब्द का जो रूप चलेगा वो चलेगा बालिका, बालिके, बालिका, इस प्रकार से रूप चलेगा। तो जो एकारांत हो, यानी ये बालिके है, ये एकारांत है और द्विवचन का रूप है, तो यहां पर हम इसको ले सकते हैं, यानी इसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी बालिके की। इसी प्रकार से मैं अन्य और बताऊं तो जो रमा शब्द है, रमा का रूप बनेगा रमा, रमे, रमः, इस प्रकार से रूप बनेगा। तो ये रमे है, ये एकारांत है और द्विवचन का रूप है, तो ये रमे का भी यहां पर ग्रहण हो जाएगा, यानी ये भी प्रगृह्य संज्ञक होगा। और मैं एक और उदाहरण लूं तो लता, लते, लतः, तो यहां पर जो लते है ये द्विवचन का रूप है और एकारांत भी है, तो यहां पर लते का भी ग्रहण हो जाएगा। यानी ये सभी हैं, ये क्या कहलाएंगे? प्रगृह्य कहलाएंगे। ये सभी क्या कहलाएंगे? प्रगृह्य कहलाएंगे। ये सभी प्रगृह्य कहलाएंगे। तो हमारा जो सूत्र है वो देखो, ई दूधे द्विवचनम प्रगृह्यम, यानी दीर्घ इकारांत होना चाहिए और द्विवचन का रूप हो तो वह प्रगृह्य कहलाते हैं। यहां पर जो हरि, मुनि और कपि ये दीर्घ इकारांत हैं और द्विवचन के रूप हैं, इसीलिए ये सभी क्या कहलाएंगे? प्रगृह्य कहलाएंगे। इसी प्रकार भानु, गुरु, प्रभु ये दीर्घ उकारांत के हैं और द्विवचन के रूप हैं, इसीलिए ये उकारांत प्रगृह्य कहलाएंगे। और एकारांत प्रगृह्य की बात करूं तो बालिके, रमे और लते ये एकारांत प्रगृह्य कहलाएंगे, क्योंकि ये अंत में इनके ए आ रहा है और ये द्विवचन के रूप है, इसीलिए ये एकारांत प्रगृह्य कहलाएंगे। इस प्रकार से आपकी ये समझ में आ गया होगा कि प्रगृह्य क्या होता है, प्रगृह्य किसको कहते हैं। तो ई दूधे द्विवचनम प्रगृह्यम। अब जो हम उदाहरण पढ़ेंगे वो उदाहरण दिया हुआ है हरि एतो। एक उदाहरण दिया हुआ है हरि एतो, ये उदाहरण है। अब देखो यहां समझना कि हरि में क्या है, यहां पर दीर्घ ई है और दीर्घ ई के बाद में क्या है? ए है। ये हमारे दो वर्ण मिले, प्लस से पहले क्या मिला? दीर्घ ई मिला, प्लस के बाद में क्या मिला? ए मिला। अब यहां पर हम देखेंगे कि एक संधि लागू हो रही है। कौन सी संधि लागू हो रही है? इको यणची।
इको यणची संधि लागू हो रही है। इको यणची संधि क्या करती, ये सूत्र क्या करता है कि इक के बाद में यदि कोई अच हो तो इक के स्थान पर क्या हो जाता है, यण हो जाता है। तो यहां पर इक क्या मिला हमें, ई मिल गया दीर्घ, और उसके बाद में अच मिल रहा है यानी ए मिल गया। तो यहां ये इक के स्थान पर यण आदेश हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो हरि है ये एक प्रगरीय संज्ञक वर्ण, प्रगरीय संज्ञक है। ये क्या है, एक प्रगरीय है। और प्रगरीय हमने कैसे जाना कि ये प्रगरीय है, ईदूदे द्विवचनम प्रगरीयम, यानी दीर्घ ई वाला, दीर्घ उ वाला और ए और द्विवचन के रूप ये क्या कहलाते हैं, प्रगरीय कहलाते हैं। तो ये दीर्घ ई है इसमें और द्विवचन का रूप है, इसीलिए इसकी क्या हुई, प्रगरीय संज्ञा हो गई। और प्रगरीय होने के कारण ये सूत्र लागू हो गया, प्लुत प्रगरीया अचि नित्यम। प्लुत का उदाहरण हमने यहां पर समझ लिया था, आगच्छ कृष्ण अत्र गोस्तरंती। यहां पर प्लुत के कारण संधि नहीं हुई थी, प्लुत के बाद में अच होने के कारण संधि नहीं हुई थी। और प्रगरीय का उदाहरण यह है कि प्रगरीय होने के बाद में यदि कोई अच हो, तो यहां पर हरि है, एक प्रगरीय है, और प्रगरीय के बाद में अच क्या आ गया, ए आ गया। तो यहां पर संधि कार्य नहीं होगा और वर्ण वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। और वर्ण वैसे के वैसे रहते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रकृति भाव कहते हैं। तो यहां पर जो वर्ण वैसे के वैसे रह जाएंगे तो हमारा जो रूप है वो ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा, हरि एतो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये प्रकृति भाव संधि यहां पर हो जाएगी। वर्णों के ऐसे रहने को ही प्रकृति भाव कहते हैं। हरि एतो है, इस इनका अर्थ क्या होता है, एतो यानी ये दो, हरि हैं, ये क्या है, इसका अर्थ हुआ हर एतो हरि यानी ये दो हरि हैं। तो यहां पर इसका अर्थ हुआ ये दो हरि हैं। और यहां पर संधि कौन सी हुई है, यहां पर संधि हुई है प्रकृति भाव संधि। और जो हमारा सूत्र है वो कौन सा सूत्र है, प्लुत प्रगरीया अचि नित्यम। इस सूत्र के द्वारा यहां पर प्रकृति भाव संधि हुई है। और हमें यहां पर कैसे पता चला कि यहां पर प्रगरीय है हरि, ये हमें पता चला ईदूदे द्विवचनम प्रगरीयम। इस जो संज्ञा सूत्र है इसके द्वारा हमें पता चला कि यहां पर हरि क्या है, एक प्रगरीय संज्ञक है। और प्रगरीय के बाद में यदि कोई अच हो तो उसकी क्या होती है, वहां पर क्या है, संधि कार्य नहीं होता और वर्ण वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। और जो संधि होगी वो प्रकृति भाव संधि होती है, प्रकृति भाव संधि कहलाती है। इस प्रकार से आपके इकारांत का समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो है, हम उकारांत का एक उदाहरण लेकर के हम उकारांत को भी समझेंगे कि जो उकारांत का एक उदाहरण दिया हुआ है हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी में, जो उकारांत का जो उदाहरण दिया हुआ है वो है अमु। जो हमारा जो उदाहरण दिया हुआ है वो है विष्णु प्लस इमो, विष्णु प्लस इमो। ये हमारे उकारांत का दिया हुआ है, उकारांत प्रगरीय का। अब हम देखेंगे कि प्लस से पहले हमें क्या मिला, दीर्घ उ मिल गया। प्लस के बाद में क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। अब यहां पर भी इको यणची सूत्र लागू हो जाना चाहिए। इको यणची सूत्र कहता है कि इक के बाद में यदि कोई अच हो तो इक के स्थान पर क्या हो जाता है, यण आदेश हो जाता है। तो यहां इक मिल गया हमें उ, इक मिल गया हमें उ, और उ के बाद में क्या मिला हमें, इक के बाद में क्या मिल गया, अच मिल गया यानी ई मिल गया। तो अब इस इक के स्थान पर यण आदेश हो जाना चाहिए था, यह सूत्र लागू होकर के, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो विष्णु है ये एक प्रगरीय है। ये विष्णु क्या है, एक प्रगरीय है। ये कैसे पता चला हमें कि ये प्रगरीय है, हमें पता चला ईदूदे द्विवचनम प्रगरीयम, ये संज्ञा विधायक सूत्र है, प्रगरीय संज्ञा विधायक सूत्र है। तो ये सूत्र कहता है कि दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत यदि द्विवचन के रूप हो तो उनकी प्रगरीय संज्ञा होगी। और ये जो विष्णु है, ये विष्णु क्या है, दीर्घ
उकारांत है, यानी विष्णु विष्णु विष्णुवै, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे, विष्णु विष्णु विष्णुवै, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे तो द्विवचन का रूप है यह विष्णु, इसीलिए यहां पर यह दीर्घ उकारांत भी है और द्विवचन का भी रूप है, इसीलिए ये प्रगृह्य हो जाएगा इसका, और यहां पर संधि कार्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर जो विधि सूत्र है वो कह रहा है कि प्लुत और प्रगृह्य के बाद में यदि कोई अच हो तो प्रकृति भाव होता है। तो यहां पर ये विष्णु क्या है? प्रगृह्य है, और प्रगृह्य के बाद में अच आ रहा है, इसीलिए यहां पर क्या होगा? प्रकृति भाव हो जाएगा, और प्रकृति भाव होता है तो कोई भी संधि कार्य नहीं होता, वर्ण वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। तो हमारे जो बनेगा रूप वो इसी प्रकार का बन जाएगा, यानी ऐसे का ऐसे ही बन जाएगा, विष्णु इमो, यह रूप हो जाएगा। और विष्णु इमो का अर्थ होता है ये दो विष्णु है। विष्णु इमो का क्या अर्थ होता है? ये दो विष्णु है। ये आपके समझ में आ गया होगा कि विष्णु इमो यहां पर कौन सी संधि हुई है? प्रकृति भाव संधि हुई है, और किस सूत्र के द्वारा हुई है? प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, इस विधि सूत्र के द्वारा हुई है। और यहां पर हमें जो पता चला है वो प्रगृह्य है विष्णु। ये कैसे पता चला? हमें एक संज्ञा सूत्र है ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, इसके द्वारा हमें यहां पर पता चला कि विष्णु क्या है? एक प्रगृह्य है, इसीलिए यहां पर संधि कार्य न होकर के यहां पर जो वर्ण ऐसे के ऐसे रह जाते हैं, और ऐसे के ऐसे वर्ण रहने को हम क्या कहते हैं? प्रकृति भाव कहते हैं, प्रकृति भाव संधि कहते हैं। तो यहां पर प्रकृति भाव संधि हो गई है। इसके बाद में हमने ई का उदाहरण ले लिया, हमने उ का उदाहरण ले लिया हमने। अब हम लेंगे ए का उदाहरण, एकारांत प्रगृह्य का उदाहरण। हम एकारांत प्रगृह्य का उदाहरण लेंगे। एकारांत प्रगृह्य का उदाहरण लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया हुआ है, गंगे प्लस अमु, गंगे प्लस अमु। तो हम लेंगे गंगे प्लस अमु। ये क्या है? प्लस से पहले क्या आ रहा है? ए आ रहा है, और प्लस के बाद में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। अब यहां पर ए के बाद में क्या आ रहा है? अच आ रहा है। तो यहां पर एक संधि लागू हो रही है। कौन सी संधि लागू हो रही है? एचो अय वायावय, यह सूत्र लागू हो रहा है। क्यों हो रहा है? एचो अय वायावय सूत्र क्यों लागू हो रहा है? एचो अय वायावय यह सूत्र क्यों लागू हो रहा है? क्योंकि एच के बाद में कोई अच हो तो एच का क्रमशः क्या हो जाएगा? अय, औ, आय और आव आदेश हो जाता है। और एच में हम जानते हैं चार वर्ण आते हैं, ए, ओ, आई, औ, ये चार वर्ण आते हैं। इन चारों वर्णों के बाद में यदि कोई अच हो तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ऐ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। और औ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। तो यहां पर ए एच प्रत्यार का एक वर्ण है, और उसके बाद में अच आ गया ए। तो यहां पर एचो अय वायावय सूत्र से यहां पर ए के स्थान पर अय हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये गंगे क्या है? एक प्रगृह्य है। ये क्या है? एक प्रगृह्य है। और ये प्रगृह्य क्यों है? कैसे पता चला ये प्रगृह्य है? ये पता चला हमें ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, इस संज्ञा सूत्र के द्वारा पता चला कि यह जो एक दीर्घ इकारांत होते हैं, दीर्घ उकारांत होते हैं, और एकारांत यदि द्विवचन के कोई रूप हो तो उन सबकी क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो यहां पर गंगे, गंगा, गंगे, गंगा, इस प्रकार से रूप चलेगा। तो द्विवचन में जो रूप बनेगा वो बनेगा गंगे। तो यहां पर गंगे क्या हो गया? प्रगृह्य हो गया। और प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम सूत्र कहता है कि प्लुत हो या प्रगृह्य हो, उसके बाद में अच हो तो संधि कार्य न होकर के प्रकृति भाव हो जाता है। तो यहां प्लुत न आकर के यहां पर क्या आ गया? प्रगृह्य आ गया। प्रगृह्य के बाद में अच आ गया, तो यहां पर संधि कार्य नहीं होगा, और ऐसे के ऐसे ही वर्ण रह जाएंगे, यानी गंगे और अमु, यही स्थिति रह जाएगी, यही रूप बन जाएगा।
और कौन सी संधि हो जाएगी, प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। यहां पर जो गंगे अमु इसका सूत्र होता है, ये जो इसका अर्थ है, इसका अर्थ होता है ये दो गंगाएं हैं। इस प्रकार से गंगे अमु में यदि आपको संधि पूछी जाए तो आपको संधि कौन सी करनी है, प्रकृति भाव संधि करनी है। यदि आपको किस सूत्र के द्वारा हुई है ये विधि सूत्र है इसका, प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम। और हमें यहां पर ये प्रक्रिया है, ये कैसे पता चला, ईदुदे द्विवचनम प्रक्रियम से पता चला कि ये गंगे क्या है, द्विवचन का रूप है और एकारांत है, इसीलिए ये क्या हो गया, इसकी प्रक्रिया संज्ञा हो गई। अब यहां तक मैं समझता हूं आपके समझ में आ गया होगा कि ये प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम सूत्र क्या कहता है, दूरा धुते जो सूत्र है वो क्या कहता है, और ये संज्ञा सूत्र ईदुदे द्विवचनम प्रक्रियम सूत्र क्या कहता है, और किस प्रकार से प्रकृति भाव संधि होती है। इसके बाद में जो सूत्र आता है उसका हम आगे अध्ययन करते हैं। इसके बाद में जो हमारे जो सूत्र आता है, एक संज्ञा सूत्र आता है, और जो वो संज्ञा सूत्र है वो हमारे है अदसो माथ। एक संज्ञा सूत्र है, ये भी क्या होता है, ये भी प्रक्रिया संज्ञा करता है। संज्ञा सूत्र हमारे आता है इसके बाद में लघु सिद्धांत कौमुदी में अदसो माथ, अदसो माथ। इस सूत्र में यहां पर ईदुदेत इसकी और प्रक्रियम इन दोनों की अनुवर्ती आएगी, जब जाकर के इस सूत्र का अर्थ पूरा होगा। इस सूत्र का अर्थ होता है कि अदत शब्द के, अदसो यानी अदत शब्द के मात यानी मैं के बाद में, अदत शब्द के मैं के बाद में ईदुदेत यानी दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत हो तो उसकी क्या हो जाएगी, प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी। हम इसको उदाहरण लेकर के समझते हैं कि यदि अदत शब्द का हम रूप चलाते हैं तो अदत शब्द का जो रूप जो हमारे बनेगा वो बनेगा एक वचन में असो, अमु द्विवचन में बनेगा, और अमी बहुवचन में बनेगा। प्रथमा के एक वचन में अदत शब्द का रूप बनेगा असो, द्विवचन में बनेगा अमु और बहुवचन में बनेगा अमी। अब इस सूत्र को समझते हैं। यह सूत्र कहता है कि अदत शब्द के मैं के बाद, अदत शब्द के मैं के बाद यदि दीर्घ इकारांत, दीर्घ ओकारांत और एकारांत हो और द्विवचन के रूप हो, दो बात कहता है कि अदत शब्द का मैं होना चाहिए, अदत शब्द का मैं होना चाहिए, और उस मैं के बाद में यदि दीर्घ ई हो, दीर्घ उ हो और ए हो तो उसकी भी क्या होती है, प्रक्रिया संज्ञा होती है। यह भी प्रक्रिया संज्ञा करने वाला सूत्र है, लेकिन यह किसकी प्रक्रिया संज्ञा करता है, अदत शब्द की। अदत शब्द के मैं के बाद में दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए ये शब्द आए तो उसकी क्या हो जाएगी, प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी। तो यानी जो यहां पर जो अमु है इसकी प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी। पहली बात क्यों हो जाएगी, क्योंकि यह अदत शब्द का एक रूप है और अदत शब्द के मैं के बाद में क्या आ रहा है, मैं के बाद में आना चाहिए। यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए, अदत शब्द के मैं के बाद में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इन तीनों में से कुछ भी। तो यहां पर क्या आ गया, दीर्घ उ आ गया, इसीलिए यहां पर जो यह है अमु क्या है, प्रक्रिया है। अमु क्या है, प्रक्रिया है। एक और चीज देखते हैं हम, अमी। अमी जो है यह भी अदत शब्द का रूप है, यह भी अदत शब्द का रूप है, और अदत शब्द के मैं के बाद में क्या आ रहा है, दीर्घ ई आ रहा है, तो इसकी भी प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी। क्योंकि यहां एक वचन द्विवचन कुछ भी नहीं कहा गया है, यहां इतना सा कहा गया है, यहां इतना अर्थ लेना है
कि अदत शब्द का मैं होना चाहिए और उस मैं के बाद में यदि दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए हो तो उनकी क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। तो यहां पर जो अमु है और अमी है, इन दोनों ही की ही क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। अब इन दोनों की प्रगृह्य संज्ञा हो गई तो इसका उदाहरण हम देखेंगे कि जो इसका उदाहरण हम देखेंगे कि इसका उदाहरण कौन कौन से दिए हुए हैं। हम अब देखते हैं, हम उदाहरण देखते हैं इसका, अमी प्लस ईसा, ये एक उदाहरण दिया हुआ है। अब देखो यहां पर क्या है, अमी में ई है और प्लस से पहले हमें क्या मिला, दीर्घ ई, प्लस के बाद में क्या मिल रहा है, दीर्घ ई। अब यहां पर एक सूत्र लागू हो रहा है। कौन सा सूत्र लागू हो रहा है, अक सवर्णे दीर्घ, वो सूत्र लागू हो रहा है। वो सूत्र कहता है कि अक के बाद में यदि कोई सवर्णी हो अक का तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। तो यहां पर अक सवर्णे दीर्घ लागू हो रहा था, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ये अमी है ये अदत शब्द का रूप है और अदत शब्द के मैं के बाद में क्या है, ई है, इसीलिए इसकी क्या हो गई, प्रगृह्य हो गया। ये क्या है, प्रगृह्य संज्ञक है, ये क्या है, प्रगृह्य संज्ञक है। और इस प्रगृह्य संज्ञक के बाद में कोई अच होता है तो संधि कार्य लागू न होकर के प्रकृति भाव हो जाता है। यह कौन सा सूत्र कहता है, प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम कहता है कि प्लुत हो और प्रगृह्य हो और उसके बाद में कोई अच हो तो प्रकृति भाव होता है। तो यहां पर अमी क्या है, ये प्रगृह्य है और उसके बाद में अच आ रहा है, इसीलिए यहां पर संधि कार्य न होकर के क्या हो जाएगा, रूप ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, यानी प्रकृति भाव हो जाएगा। और जो हमारा रूप बनेगा वो बनेगा अमी ईसा। यहां पर कौन सी संधि है, यहां पर संधि है प्रकृति भाव संधि है। यहां पर किस सूत्र के द्वारा प्रकृति भाव हुई है, यहां पर प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, इस सूत्र के द्वारा प्रकृति भाव हुई है। और हमें यहां कैसे पता चला कि अमी एक प्रगृह्य है, हमें पता चला अदसो मात, इस संज्ञा सूत्र के द्वारा हमें पता चला कि यह अमी क्या है, एक प्रगृह्य है। क्यों है, क्योंकि यह अदसो मात सूत्र जो है वो कहता है कि अदस शब्द के मैं के बाद में यदि उ ई दीर्घ उ और ए हो तो क्या होता है, उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो अमी क्या है, यह अदत शब्द का रूप है और अदत शब्द का रूप होने के साथ साथ क्या है, ये दीर्घ ई भी है और मैं के बाद में ई होना चाहिए, यानी मैं के बाद में माँ के बाद में ई है तो इसकी क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी और जो हमारा रूप बनेगा वो बनेगा अमी ईसा, इसी प्रकार का रूप बन जाएगा। इसके अलावा हमें एक और उदाहरण दिया हुआ है, वो उदाहरण है अमु आसाते। अमु आसाते यह उदाहरण हमारे दिया हुआ है। अमु आसाते ये हमारे उदाहरण दिया हुआ है, सर यहां पर स्लेट का आएगा अमु आसाते। अब यहां पर हम देखते हैं कि प्लस से पहले हमें क्या मिला, दीर्घ उ मिल गया, प्लस के बाद में हमें क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है। तो यहां पर जो एक संधि लागू हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, इको यणची संधि लागू हो जाएगी। इको यणची संधि क्या कहती है, इको यणची जो सूत्र है वो क्या कहता है, यदि इक के बाद में कोई अच हो तो इक के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, यण हो जाना चाहिए। यह सूत्र लागू हो जाना चाहिए यहां पर, क्योंकि इक का कोई वर्ण आ रहा है हमारे पास में दीर्घ उ और उसके बाद में अच मिल रहा है आ, तो इस दीर्घ उ के स्थान पर यण आदेश हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अमु क्या है, एक प्रगृह्य है। अमु क्या है, एक प्रगृह्य है और इस प्रगृह्य होने के कारण यहां पर जो सूत्र लागू हो गया वो कौन सा लागू हो गया, प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, यह सूत्र लागू हो गया। यह सूत्र कहता है कि प्लुत और प्रगृह्य के बाद में यदि कोई अच हो तो वहां पर प्रकृति भाव संधि होती है, वहां वर्ण वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो यहां पर कोई इको यणची कोई सूत्र नहीं लगेगा और यहां पर जो स्थिति रह जाएगी वो ऐसी की ऐसी रह जाएगी, यानी अमु
आसाते, इसी प्रकार से स्थिति रह जाएगी। और अमु आसाते, इस स्थिति को क्या कहते हैं? प्रकृति भाव संधि कहते हैं। और यहां पर किस सूत्र के द्वारा हुई है? विधि सूत्र है, प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम। और यहां पर अमु एक प्रक्रिया है। यह कैसे पता चला? अदसो मात, इस सूत्र से पता चला अमु एक प्रक्रिया है। अब यहां तक मैं समझता हूं कि आपके ये सब समझ में आ गया होगा। प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम भी समझ में आ गया होगा। दूरा धूते जो सूत्र है यह भी समझ में आ गया होगा। ईदुदे द्विवचनम प्रक्रियम, यह प्रक्रिया संज्ञा विधायक सूत्र है, यह भी आपके समझ में आ गया होगा। और अदसो मात, ये जो संज्ञा सूत्र है यह भी प्रक्रिया संज्ञा विधायक सूत्र है, तो यह भी आपके समझ में आ गया होगा। इनके सारे उदाहरण आपके समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में जो सूत्र हैं उनको पढ़ते हैं। अब इसके बाद में भी जो संज्ञा सूत्र कहा गया है, इसके बाद में जो एक संज्ञा सूत्र कहा गया है चादियो असत्वे, इसके बाद में संज्ञा सूत्र कहा गया है संज्ञा सूत्रम चादियो असत्वे, चादियो असत्वे, चादियो असत्वे। इसका यदि मैं विखंडन करूं तो च आदिये असत्वे, इस प्रकार से विखंडन होगा। तो जो सत्व होता है, सत्व, सत्व का अर्थ होता है द्रव्य। सत्व का अर्थ होता है द्रव्य, तो असत्व का अर्थ हो जाएगा क्या? अद्रव्य। सत्व का अर्थ होता है द्रव्य, तो असत्व का अर्थ क्या हो जाएगा? अद्रव्य। तो अब अर्थ आ जाएगा आपको कि च आदि, च आदिये यानी च आदि अद्रव्य, जो च आदि जो अद्रव्य के वाचक हैं उनकी क्या होती है? निपात संज्ञा होती है, उनको निपात कहते हैं। इतना सा अर्थ आपको समझना चाहिए कि यह संज्ञा सूत्र है और यह क्या संज्ञा, कौन सी संज्ञा करता है? निपात संज्ञा करता है। ये चादियो असत्वे जो सूत्र है यह कहता है कि च आदि जो हैं ये अद्रव्य के वाचक च आदि की निपात संज्ञा होती है। आपको इतना ही यहां पर समझना चाहिए। इसके बाद में एक और संज्ञा सूत्र कहा गया है इसके बाद में एक और संज्ञा सूत्र कहा गया है, वह है प्रादेय। यह सूत्र भी निपात संज्ञा करता है। यह सूत्र कहता है कि प्र आदि की भी निपात संज्ञा होती है। इससे ऊपर वाला जो सूत्र है वो भी कहता है कि चादियो असत्वे जो अद्रव्य के वाचक हैं, च आदि जो अद्रव्य के वाचक हैं उनकी निपात संज्ञा होती है। और आगे सूत्र कहा गया है प्रादेय यानी प्रा आदि की भी निपात संज्ञा होती है। इसके बाद में एक और संज्ञा सूत्र है और यह महत्वपूर्ण है। लघु सिद्धांत कौमुदी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारे ये सभी सूत्र आ रहे हैं क्रमशः। अब ये दो सूत्र समझ लिया हमने। चादियो असत्वे ये सूत्र कहते हैं, चादियो असत्वे सूत्र क्या कहते हैं? ये क्या कहता है कि च आदि जो अद्रव्य के वाचक हैं उनकी निपात संज्ञा होती है। उसके बाद में आया प्रादेय, ये सूत्र कहता है प्रा आदि जो है प्रादि हैं इनकी भी निपात संज्ञा होती है। इसके बाद में जो सूत्र है वो है निपात एकाद जनांग। निपात एकाद जनांग, निपात एकाद जनांग। इस सूत्र को समझने के लिए मैं इसका विखंडन करूंगा। इसका विखंडन होगा निपात एक अच
अनांग। यह सूत्र कहता है कि अनांग यानी आंग को छोड़ करके जो प्रादि है, प्रादि में 22 प्रादि है, प्र प्रा आदि 22 है, उनमें एक है आंग। एक आंग ये भी प्रादि में आता है, तो इस आंग को छोड़ करके अनांग कह दिया, इसीलिए यहां पर अर्थ हो जाएगा आंग को छोड़ करके जो एक अच वाले हैं, यानी जो एक अच वाले हैं और आंग को छोड़ करके इन सब की क्या हो जाएगी, प्रैग्रीय संज्ञा हो जाएगी। यह सूत्र जो कहता है निपात एक जनांग, यह प्रैग्रीय संज्ञा करने वाला सूत्र है, यह प्रैग्रीय संज्ञा विधायक सूत्र है। तो यह सूत्र कहता है कि आंग को छोड़ करके एक अच वाले जो प्रादि हैं उनकी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उनकी निपात संज्ञा, उनकी प्रैग्रीय संज्ञा हो जाएगी। तो ये प्रैग्रीय संज्ञा करने वाला सूत्र है। अब हम इसके उदाहरण को समझेंगे तो हमारे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये सूत्र क्या कहता है। इसका उदाहरण दिया हुआ है ई इंद्र। ई इंद्र देखो, प्लस से पहले हमें क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, और प्लस के बाद में क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। यहां पर एक संधि लागू हो जानी चाहिए। कौन सी संधि लागू हो जाएगी, अकय सवर्णे दीर्घ, यानी ये सूत्र लागू हो जाएगा। ये सूत्र कहता है कि अक के बाद में यदि सवर्ण अक हो तो उन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, दीर्घ अच हो जाता है, अक हो जाता है। तो यहां पर जो दीर्घ वर्ण हो जाना चाहिए था, ए और ए, वो ई और ई मिलकर के दीर्घ ई हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो ई है ये क्या है, प्रैग्रीय है। ये प्रैग्रीय है। ये हमें कैसे पता चला, निपात एक का जनांग। ये सूत्र कहता है कि निपात हो और एक अचवाले और आंग को छोड़ करके एक अचवाले और निपात, इन सब की क्या हो जाती है, प्रैग्रीय संज्ञा हो जाती है। तो यहां पर जो ये है ई है, ये एक अचवाला वर्ण है, इसीलिए इसकी क्या हो गई, प्रैग्रीय संज्ञा हो गई। और प्रैग्रीय संज्ञा होने के कारण यहां पर फिर वापस वही सूत्र लग गया, विधि सूत्र प्लुत प्रग्रिया अचि नित्यम, यह सूत्र लागू हो गया। तो यह सूत्र कहता है कि प्लुत और प्रग्रिय के बाद में कोई अच हो तो प्रकृति भाव होता है। तो यहां पर कोई संधि कार्य नहीं होगा, यानी अकय सवर्ण दीर्घ सूत्र लागू नहीं होगा और दीर्घ नहीं होगा, और जो स्थिति है वो ऐसी की ऐसी रह जाएगी, यानी ई इंद्र, यही स्थिति रह जाएगी। और यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, यहां पर संधि हो जाएगी प्रकृति भाव। और यहां पर किस सूत्र के द्वारा हुई है, प्लुत प्रग्रिया अचि नित्यम, इस सूत्र के द्वारा हुई है। और यहां पर जो ई है यह प्रग्रिय संज्ञक है। यह कैसे पता चला हमें, इस सूत्र के द्वारा, यह संज्ञा सूत्र है, इसके द्वारा पता चला कि निपात एक जनांग। यह सूत्र कहता है कि निपात हो और एक अचवाले और आंग को छोड़ करके एक अचवालो सबकी क्या हो जाएगी, प्रग्रिय संज्ञा हो गई। तो यह एक अचवाला है, इसीलिए इसकी क्या हो गई, प्रग्रिय संज्ञा हो गई। तो प्रग्रिय संज्ञा होने के कारण यहां पर प्लुत प्रग्रिया अचि नित्यम, इस सूत्र के द्वारा यहां पर प्रग्रिय होने के कारण संधि कार्य नहीं होता है। उसके बाद में उ उमेश, एक और उदाहरण है उ उमेश। यहां पर भी क्या है, उ है और उ के बाद में उ है, तो अकय सवर्ण दीर्घ सूत्र लागू हो रहा था, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह भी क्या है, एक प्रग्रिय है। यह भी क्या है, एक प्रग्रिय होने के कारण, तो यहां पर प्रग्रिय होने के कारण यह सूत्र लागू हो जाएगा कि प्लुत प्रग्रिय अचि नित्यम, ये सूत्र के द्वारा यहां पर प्रकृति भाव हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो एक अच वाला ही वर्ण प्रयोग में लिया गया है उ, तो इसीलिए यहां पर अकय सवर्ण दीर्घ लागू न होकर के जो हमारा रूप है वो ऐसे का ऐसा रह जाएगा, उ उमेश, ऐसा का रह जाए, ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा, और जो रूप बनेगा वो बनेगा उ उमेश है। तो यहां पर कौन सी संधि है, यहां पर प्रकृति भाव संधि है। किस सूत्र के द्वारा हुई है, प्लुत प्रग्रिया अचि नित्यम, इस सूत्र के द्वारा हुई है। यहां पर जो कार्य, जो प्रग्रिय जो बता रहा है वो सूत्र है, संज्ञा सूत्र है निपात एक जनांग।
इस प्रकार से आपके दोस्तों समझ में आ गया होगा कि प्रकृति भाव संधि किस प्रकार से होती है, प्रकृति भाव में कौन कौन से सूत्र लगते हैं। आपके यदि अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।